टॉपिक जो पढ़ा था वो पढ़ा था मुक्त पथ क्या होता है, कि जब भी इलेक्ट्रॉन दो आयनों से या स्थिर आयनों से टकराता है तो उसके बीच में ऑब्वियसली कुछ दूरी तय करता है, जहां पे ऑब्वियसली कोई टक्कर नहीं होती। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में उसने जो दूरी तय करी है उसको अपन मुक्त पथ बोलते हैं। और जितनी भी उसने मुक्त पथ तय करी, मान लो उसने 1000 टक्करें करी, तो 1000 टक्करों के बीच में 1000 दूरियां तय करी होगी। अगर उन सबका अपन माध्य ले ले, एवरेज ले ले, तो उसको अपन बोलते हैं माध्य मुक्त पथ। ऐसे बच्चों एक टर्म होती है जिसको अपन बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, हिंदी में जिसको बोलते हैं विश्रांति काल। इस भाई दो टक्करों के बीच में जो उसने दूरी तय करी उसको बोलते हैं मुक्त पथ, और दो टक्करों के बीच में उसने जो समय लिया है उसको अपन बोलते हैं विश्रांति काल। अगर इन सारे विश्रांति कालों का हम एवरेज यानी माध्य निकाल दें तो उसको अपन माध्य विश्रांति काल बोलते हैं। इसके बाद अपन ने पढ़ा था बच्चों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था हमारे पास क्या था, जो हमारे पास था हमारा अपवाह वेग। तो अपन ने पढ़ा था अपवाह वेग। अपवाह वेग का अपन ने फॉर्मूला डिराइव करा था, वीडी अगर वेक्टर फॉर्म में बोलूं तो माइनस का ई टाउ अपॉन एम, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। फिर यहां से अपन ने बोला था कि जो वीडी होता है वो सीधे समानुपाती होता है किसके, अच्छा वीडी को अपन बोलते हैं अपवाह वेग, और टाउ यहाँ पे विश्रांति काल है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ई विद्युत क्षेत्र है और ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अपन अगर सदिश रूप लिखेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, अगर सदिश रूप ना लिखें तो उस केस में हम सीधा लिखेंगे वीडी इक्वल्स टू ई टाउ ओपन एम। ठीक है ना। वीडी जो अपन ने बोला था सीधे समानुपाती होता है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के। आप जितना पावरफुल बैटरी लगाओगे विद्युत क्षेत्र उतना ही पावरफुल होगा, जितना पावरफुल विद्युत क्षेत्र होगा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग उतना ही ज्यादा होगा। समानुपाती का चिन्ह हटाने पर एक नियतांक आता है जिसको अपन ने म्यू बोला था। म्यू को यहाँ पे अपन ने बोला था बच्चों आपका मोबिलिटी, ठीक है ना, गतिशीलता। म्यू को अपन ने बोला था मोबिलिटी, अंग्रेजी हिंदी में इसको बोलते हैं गतिशीलता। गतिशीलता ही डिसाइड करती है कि कोई किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जो है या आवेश वाहक जो है कितनी आसानी से फ्लो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो म्यू जो होता है बच्चों सीधा सीधा बराबर होता है फॉर्मूले से वो करने पर, कंपैरिजन करने पर ई टाउ अपॉन एम के, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। फिर अपन ने बच्चों निकाला था विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध, तो वीडी और आई में अपन ने रिलेशन निकाला था। तो बहुत आसान सा एक रिलेशन अपन ने डिराइव करा था, काफी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। वो मेरे पास था I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, जहां पर बच्चों n हमारे पास था एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको अपन जनरल टर्म बोलते हैं आवेश घनत्व। बाकी सब टर्म से आप परिचित हो। ए हमारे जो भी अपन तार वार ले रहे हैं या जो भी चालक पदार्थ ले रहे हैं उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, वीडी हमारा वही अपवाह वेग है, ई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश और आई धारा है। यहां से अपन एक चीज और लिख सकते थे कि आई अपॉन ए लिखें तो अपन बच्चों आई अपॉन ए को लिख सकते हैं जे, तो हमारा एक और रिलेशन निकल के आया था जे इज इक्वल टू एन ई वी डी। तो ये हमने लास्ट क्लास में खत्म किया था। आई होप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा, बहुत आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा टॉपिक था, ठीक है। दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में या तो इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे या तो फिर इसके ऊपर थियोरेटिकल प्रश्न पूछे जाएंगे। दो क्या तीन ही हो गए, तो ये वाला फॉर्मूला हो गया, एक ये वाला भी अच्छा फॉर्मूला है, एक ये वाला भी फॉर्मूला है और एक ये वाला भी फॉर्मूला। आप एक काम करिए, जैसा मैंने आपको बताया कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर हम फॉर्मूले याद कैसे करें, तो मैंने उसकी ट्रिक सिंपल बता रखी है। जिस दिन मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उससे जितने भी फॉर्मूले पॉसिबल निकल के आ रहे हैं आप उसको पेपर में लिखते जाइए, ठीक है। जैसे मैंने आज 4 फॉर्मूले नहीं लिख पाए तो आप 4 फॉर्मूले उस पेपर में नोट करिए जो आपके सामने चिपका हुआ होना चाहिए, टेबल पे नीचे चिपका हुआ होना चाहिए। आप रोज उसको रीड करोगे, जैसे एग्जाम क्लास में आने से पहले या अगर टेबल पे जितनी बार भी बैठ रहे हो 2-3 बार उसको दिन में रीड करो, ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मूले रटना चालू हो जाएंगे, आपको खुद वो ये चीज फील हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे आप सारे चैप्टर के फॉर्मूले आराम से रट सकते हो, क्योंकि होगा क्या एट द एंड ऑफ द सेशन जब हमारा साल खत्म होने को आएगा तो बहुत सारे फॉर्मूले हो चुके होंगे। फिर एग्जाम में क्या होगा, प्रश्न तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आया था लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि न्यूमेरिकल में फॉर्मूला कौन सा लगाना है, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं थे, ठीक है ना। सो बेटर है आप सारे फॉर्मूले साथ के साथ लिखते जाएं जैसे जैसे मैं डेरिवेशन पढ़ाता जाऊं, ठीक है। और अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज लगती है तो भी आप उसमें नोट करते जाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, आसान सा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है ओम का नियम। आप सब जानते हो ओम का नियम, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इससे परिचित नहीं होगा। तो ओम का नियम है, ओम साइंटिस्ट का नाम है, आप सब जानते हो, ओम्स लॉ बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। 10वीं में सबने पढ़ा है, पढ़ा है तो भूल गए सर,
क्योंकि 10वीं कक्षा के बाद 11वीं भी आई थी, उसमें हमने मजे मारे थे, है ना, एंजॉय किया था लाइफ को फुल टू फुल। और जब फुल टू फुल हम लाइफ को एंजॉय करते हैं तो हम सब भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ओम का नियम जो है वो क्या है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज है। जैसा मैंने भी आपको बताया, अगर आप किसी भी सर्किट में दो चीजों की बात कर रहे हैं अपन, एक है विभवांतर यानी आपने जो बैटरी लगा रखी है, और एक उसकी वजह से जो धारा फ्लो हो रही है, ठीक है ना। चलो जैसे एक बल्ब के बारे में बात करते हैं, और ये आपकी बैटरी है, ठीक है बच्चों, ये आपका बल्ब है। फिजिक्स में अपन सब जानते हैं बल्ब ऐसे बनाते हैं क्योंकि इसका फिलामेंट है और इसको चारों तरफ से अपने कांच से कवर कर दिया। तो आप सब जानते हो, अच्छा फिजिक्स में कोई चीज अगर वेरिएबल होती है, परिवर्तित होती है, तो उसके ऊपर इस तरीके का सिंबल बनाते हैं। इसका मतलब है हम इस बैटरी के वोल्टेज को घटाया बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो जब आप ऑब्वियसली बात है, मान लो 2 वॉट की बैटरी है, तो इसमें कुछ चमक होगी पर्टिकुलर, है ना, थोड़ी सी ग्लो करेगा ये बल्ब, ठीक है। अब अगर मैं 4 वॉट की बैटरी लगाऊंगा और तेज ग्लो करेगा ये, 6 वॉट की बैटरी लगाऊंगा और तेज ग्लो करेगा ये, 8 वॉट की बैटरी लगाऊंगा और तेज ग्लो करेगा, 10 वॉट की लगाऊंगा और ग्लो करेगा, 12 वॉट की बैटरी लगाऊंगा और ग्लो करेगा। तो इसके ग्लो करने के पीछे रीजन है करंट। आप जितना ज्यादा अमाउंट में इसके अंदर करंट बढ़ाते जाओगे उतना ही ज्यादा बल्ब ग्लो करता जाएगा। तो यानी जैसे जैसे आपने वोल्टेज को बढ़ाया, जैसे जैसे आपने बैटरी का विभवांतर बढ़ाना स्टार्ट करा, वैसे वैसे सर्किट में करंट बढ़ने लग गया। तो यहां से हमारे ओम भैया ने एक लॉ दे दिया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज भी कॉरेस्पॉन्डिंगली बढ़ती है, किस अमाउंट में बढ़ती है उससे मैं मतलब नहीं है, बस एक चीज को बढ़ाने से अगर दूसरी चीज भी बढ़ रही है, थोड़ी बढ़े मतलब जरा सी बढ़े, ज्यादा बढ़े, डजंट मैटर, पर बढ़नी चाहिए, ऐसी चीजों को हम सीधे समानुपाती बोलते हैं। तो उन्होंने बोला जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका विद्युत धारा भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो चलिए स्टेटमेंट लिख देते हैं, आप सब परिचित हो वैसे स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट क्या है, किसी विद्युत परिपथ में, अब विद्युत परिपथ क्या होता है बच्चों, ये भी 10वीं कक्षा में पढ़कर आए हो। जब बच्चों हम 2-4 चीजों को, जैसे एक बैटरी हो गई, एक बल्ब हो गया, एक स्विच हो गया, तो इस तरीके की अगर हम कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यानी हमारे जो बोल सकते हैं हम विद्युत अवयव जो होते हैं, उन विद्युत अवयवों को आपस में कनेक्टिंग वायर यानी किसी चालक तार से जोड़ दें, तो जो बनने वाला है उसको अपन विद्युत परिपथ बोलते हैं। जैसे मैंने अभी क्या बनाया था, मैंने एक बल्ब लिया, है ना, मैंने एक मान लो स्विच लगा दिया, एक बैटरी लगा दी, तो ये सब के सब क्या है बच्चों, विद्युत अवयव है। बैटरी सेल एक विद्युत अवयव है, आपका बल्ब एक विद्युत अवयव है, की एक विद्युत अवयव है। तो जब इन विद्युत अवयवों को आपस में चालक तार के थ्रू जोड़ा जाता है, ये सब चालक तार ही हैं, ठीक है ना, तो इन विद्युत अवयवों को जब चालक तार के थ्रू जोड़ा जाता है तो उसको अपन बोल देते हैं विद्युत परिपथ, ठीक है। तो किसी विद्युत परिपथ में चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V, धारा I के सीधे समानुपाती होता है, सीधे समानुपाती होता है जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, तार की लंबाई, तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आदि नियत रहे, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज मैंने लिखी कि किसी भी सर्किट के अंदर जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, लेकिन कंडीशन क्या है, आपकी भौतिक अवस्थाएं, जैसे कि आप तार का तापमान नहीं चेंज कर सकते। अगर आपने तार का तापमान चेंज करा तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध मतलब उसके अंदर V जो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रतिरोध उसका चेंज होने लग जाएगा।
ठीक है। टेम्परेचर के बाद प्रेशर जो होता है वायुमंडलीय दाब, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तार की लंबाई को सर्किट में प्रयोग के बीच में चेंज नहीं कर सकते। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप ये सारी चीजें कांस्टेंट रखते हो, जिसको अपन बोलते हैं भौतिक प्रावस्थाएं या भौतिक अवस्थाएं, तो V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। ठीक है। तो अगर मैं डेरिवेशन के बारे में बात करूं तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया हमारे पास I के। V यहाँ पर विभवांतर है और I यहाँ पर धारा। ध्यान रखिएगा V यहाँ पर विभवांतर को रिप्रेजेंट कर रहा है, विभव को नहीं। विभव हम तब बोलते हैं जब हम किसी एक बिंदु के बारे में बात करते हैं। विभवांतर हम तब बोलते हैं जब दो बिंदुओं के विभव के अंतर के बारे में बात करते हैं। तो जब हमने बैटरी लगा दी, तो जैसे हमने बैटरी लगा दी तो तार के सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव है, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव है। तो उनके बीच में जो अंतर उत्पन्न हुआ है, विभव का अंतर, उसको अपन क्या बोलते हैं? विभवांतर। ठीक है। चलिए, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया। अच्छा, इसको बेसिकली बिल्कुल सिंपल सर्किट से अपन ले लेते हैं। तो आप सबको पता है हम सर्किट में इस तरीके से प्रतिरोध बनाते हैं। ठीक, सर्किट में क्या लगाना अपने को? करंट मापने के लिए एमीटर लगाना है, तो अपन ने एमीटर लगा दिया। सर्किट में अपने को एक बैटरी लगानी है, तो अपन ने एक बैटरी लगा दी, और एक की लगानी थी, एक की लगा दी। अब क्योंकि हम बैटरी का वोल्टेज बार बार चेंज कर रहे हैं, तो अपन ने बैटरी लगाई, वेरिएबल बैटरी। ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी भी परिपथ में किसी भी चीज के अबाउट ये एरो बना देते हैं, तो वो चीज वेरिएबल हो जाती है, मतलब उसका मान चेंज हो सकता है। जैसे आप सबने ये सिंबल जरूर देखा होगा, ये प्रतिरोध है, ये सिंपल प्रतिरोध है, मतलब इसके प्रतिरोध का मान नियत है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एरो बना दूं, इसका मतलब हम इसके प्रतिरोध का मान चेंज कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम है रियोस्टेट, या हिंदी में इसको बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके प्रतिरोध की वैल्यू चेंज हो सकती है। ये एक संधारित्र कैपेसिटर है, लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर ऐसा सिंबल बना दिया तो ये होगा आपका वेरिएबल कैपेसिटर, यानी परिवर्ती संधारित्र। मतलब आप इसके संधारित्र की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, सर्किट में कहीं बार पे भी अपन ऐसा डायगोनल एरो बना दें तो इसका मतलब होता है वो चीज की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। अब परिपथ में पहली चीज हमें मापनी है विभवांतर, और दूसरी चीज मापनी है अपने को धारा। सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए अपने को एक स्विच की जरूरत है, जिसको अपन यहाँ पे की बोलते हैं। ठीक है ना, और एक प्रतिरोध चाहिए होगा जिसके अबाउट आप वोल्टेज मेजर करोगे। तो आपने इन दोनों के समांतर क्रम में लगा दिया एक वोल्टमीटर। ये आपका लग गया एक वोल्टमीटर। ध्यान रखना है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। लेटर ऑन चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा वैसे। बट ये जो प्रतिरोध होता है इसका, ये जो विभवांतर होता है इसका प्रतिरोध काफी उच्च होता है। ठीक है, क्योंकि इसका प्रतिरोध काफी उच्च होता है, तो धारा जब इस परिपथ में से फ्लो होगी, आप सबको पता है धारा धनात्मक से निकलेगी और ऋणात्मक में जाके एंटर कर जाएगी। ठीक, जिसको अपन यहाँ पे आई धारा बोल देते हैं। तो धारा जब इस पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के इस नेगेटिव मतलब नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है, तो ध्यान रखिएगा जब धारा यहाँ पर पहुंची, तो धारा जिस पॉइंट पर पहुंची वो है एक तरीके का नोड। मान लो बहुत सारे लोगों का एक झुंड है और वो एक ऐसे मोड पे पहुंचा जैसे दो रास्ते निकल रहे हैं। अब उनके पास ऑप्शन है कि वो इस रास्ते से चले जाए या इस रास्ते से चले जाए। आप सबको पता है हम उसी रास्ते पर जाना प्रेफर करेंगे जहां पर बाधाएं कम हो, जहां पर रोड बिल्कुल अच्छा हो, जहां पर प्लेन रोड हो। टूटे फूटे रोड पे कौन जाएगा? तो धारा भी उसी रास्ते को प्रेफर करती है जिसका प्रतिरोध कम होता है। तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध काफी ज्यादा होता है, इसलिए धारा कभी वोल्टमीटर में से प्रवाहित नहीं होती, हमेशा प्रतिरोध में से प्रवाहित होती है। ठीक है, यहां पर करंट मापने के लिए आप सब जानते हो अपन एक एमीटर लगा सकते हैं। एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। ये पहली चीज याद रखनी है। दूसरी चीज ये है कि जब भी आप एमीटर और वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हो, चाहे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो चाहे आप डायग्राम बना रहे हो, प्रैक्टिकल में इस चीज का स्पेशली ध्यान रखिएगा कि भाई ये नेगेटिव टर्मिनल है तो एमीटर का नेगेटिव इसी के नेगेटिव के साथ जुड़ना चाहिए। ये इसका पॉजिटिव है तो एमीटर का बाय डिफॉल्ट जो पॉजिटिव है इनडायरेक्टली इससे जुड़ना चाहिए। मान लो आपने सर्किट बनाया कुछ इस तरीके का, जिसमें आपने एमीटर लगा दिया यहां पर। कोई फर्क नहीं पड़ता आप एमीटर को कहां लगाते हो, बैटरी को कहां लगाते हो, या फिर आपकी कुंजी को कहां लगाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान रखिए क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये इसके पॉजिटिव से डायरेक्ट जुड़ेगा और नेगेटिव से इनडायरेक्ट जुड़ेगा। बस इस चीज का ध्यान रखना। इसी तरीके से वोल्टमीटर का पॉजिटिव ये रहा, ये इसका पॉजिटिव, तो वोल्टमीटर का पॉजिटिव यहां होना चाहिए, नेगेटिव यहां होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हमने सिंपल सा बेसिक सा, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं बना, बिल्कुल आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सर्किट बना दिया। ठीक, ओके। अब हम सब जानते हैं जब अपन समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा। वो नियतांक यहाँ पर होता है आर, जिसकी मैं बात करूं, जिसको अपन बोलते हैं प्रतिरोध। तो आर यहाँ पर क्या है? आर यहाँ पर प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या होता है बच्चों? एक ऐसी राशि है, एक ऐसी विद्युत राशि है जो कि धारा के
प्रवाह का विरोध करती है। और ये उत्पन्न किस वजह से होती है? उत्पन्न होती है स्थिर आयनों की वजह से। हमने पहले ही पढ़ा था, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक के अंदर गति करते हैं तो चालक में स्थिर आयनों से बार बार टकराते हैं, तो वो स्थिर आयन जितने ज्यादा होंगे, धारा मतलब इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा टकराएंगे, और ऑब्वियस सी बात है जो हमारा चालक है उसके अंदर धारा उतनी कम तेजी से फ्लो करेगी। तो ये जो स्थिर आयन है ये डिफाइन करते हैं प्रतिरोध को। अगर किसी चालक में स्थिर आयनों की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब उसका प्रतिरोध उच्च है। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध उच्च या निम्न होने के पीछे रीजन होता है उस पर्टिकुलर पदार्थ के अंदर स्थिर आयन कितने ज्यादा है, कितनी, मतलब मान लो किसी पे अंदर स्थिर आयन बहुत ज्यादा है, प्रतिरोध उच्च होगा, किसी में स्थिर आयन कम है तो प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर पा रहे हैं। तो ये आर प्रतिरोध है जो कि किसको डिफाइन करता है? किसी भी चालक में जो धारा का विरोध करे उसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। मतलब उन स्थिर आयनों को अपने एक नाम दे दिया प्रतिरोध। ठीक है ना? तो प्रतिरोध की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? यह एक विद्युत राशि है, विद्युत राशि है जो धारा के प्रवाह का विरोध करती है, धारा के प्रवाह का विरोध करती है। तो अगर किसी चालक के अंदर है, किसी पदार्थ में प्रतिरोध ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर धारा बहुत स्लोली फ्लो होगी। ठीक है ना? यहां से आर का एक फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ रहा है, वो है V अपॉन आई गुणा में था, भाग में चला जाएगा, तो आर का एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया। हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो आर है वो विभवांतर और धारा के अनुपात के बराबर है। ठीक है, चलिए यहां से इसका मात्रक और विमा निकाल लेते हैं। तो इसका मात्रक निकालना तो आसान ही है। तो बच्चों इसका मात्रक हमारे पास होता है, V का मात्रक अपन वोल्ट सब जानते हैं, वोल्ट में मापते हैं, और करंट को अपन एम्पियर में मापते हैं। तो इसका मात्रक हमारे पास हो गया वोल्ट अपॉन एम्पियर, या इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट एम्पियर इनवर्स। इसका मात्रक क्या हो गया? वोल्ट एम्पियर इनवर्स। ऐसे ही मात्रक सब जानते हो, ये भी पढ़कर आए हो, उसी के नाम पे तो पढ़ा है जिन्होंने फॉर्मूला वो दिया था, ये स्टेटमेंट दिया था। तो इसका ऐसे ही मात्रक होता है ओम। इसका ऐसे ही मात्रक क्या होता है बच्चों? ओम, जिसका सिंबल ऐसा होता है। ठीक है ना? घोड़े की नाल जैसा है, उसको साइड से बस चपटा कर दिया। ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। ओम के नियम का स्टेटमेंट क्या है, उसका सर्किट डायग्राम क्या है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीजें तो थी 10वीं कक्षा में ऑलरेडी थी, और आप लोगों से बोर्ड में 10वीं कक्षा में पूछी भी जा चुकी है। तो 12वीं कक्षा में ऑब्वियस ही बात है बोर्ड का ये फॉर्मूला, मतलब सॉरी, ओम के नियम का ये फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा। तो क्या पूछा जाएगा? अच्छा, ओम के नियम का ये जो फॉर्मूला है बच्चों, इसको अपन बोलते हैं इसको बोलते हैं अपन मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। इसको हम बोलते हैं इसका वृहद रूप, है ना? ये ओम के नियम का वृहद रूप है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, बड़ा फॉर्म। ठीक है ना? इसको अपन बोलते हैं इसका मैक्रोस्कोपिक फॉर्म या वृहद रूप। हिंदी में वृहद रूप, वृहद मतलब बड़ा, और मैक्रो मतलब भी बड़ा ही होता है। ओम के नियम का एक और फॉर्म होता है जिसको अपन बोलते हैं ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। वो आपसे एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तुम्हारा एक टॉपिक इसी का पार्ट है, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक होता, मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा, तो माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है बच्चों, तो इसका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होता है J इज इक्वल्स टू सिग्मा, वो ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? तो इसकी व्युत्पत्ति देखो, फॉर्मूले की व्युत्पत्ति मतलब होता है डेरिवेशन। एग्जाम में पूछी जा सकती है डेरिवेशन। आपको एग्जाम में डेरिवेशन मिलेगी करीब 2 नंबर की। 2 नंबर से हमेशा कभी भी कम नहीं मिलती, तो कम से कम 2 नंबर में डेरिवेशन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, राजस्थान बोर्ड वालों का तो फेवरेट टॉपिक है। ओके, बहुत आसान सी डेरिवेशन है। अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं अपन?
कि धारा किसके बराबर होती है, I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। बस यहाँ पे लिख दीजिएगा जिसको आप जानते हो। जैसे यहाँ पर जो n है वो क्या हमारे पास आवेश घनत्व है, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ए क्या है हमारे पास, हमारे चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। वीडी क्या है पर हमारे पास अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, आई सब जानते हो, धारा है, चलो उसको भी लिख देता हूं। ओके, अब हम सब जानते हैं J इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, I अपॉन ए के। तो बस ये करेंगे, इसको नीचे ले आते हैं, इस ए को नीचे ले आओ, तो I अपॉन ए हमारे पास बन गया एन ई वी डी, तो उसको हम लिख सकते हैं J। तो J इज इक्वल टू हो गया एन ई वी डी। अब वी डी का फॉर्मूला भी अपने को पता है, क्योंकि वी डी किसके बराबर होता है, क्या होता है, ई टाउ अपॉन एम। अच्छा, मैं यहाँ पे इसका सदिश रूप नहीं लिख रहा, इसलिए मैंने कोई माइनस माइनस का चिन्ह नहीं लगाया। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास, इसको बस यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, J इज इक्वल्स टू एन ई वी डी की जगह आ जाएगा ई टाउ अपॉन एम। यहाँ पे लिख दीजिएगा, टाउ यहाँ का है, क्या है, विश्रांति काल। ठीक है, इसके अलावा एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जिसका मान ही होता है, और क्या रहेगा, ई विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। J इज इक्वल टू आ जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई। इसमें जो एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, ये पदार्थ पर निर्भर करता है, आवेश घनत्व पदार्थ पर निर्भर करता है, विश्रांति काल पदार्थ पर निर्भर करता है, और ई और एम तो वैसे भी नहीं आते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है ना, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, इसको अपन बोलते हैं सिग्मा। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, ये बराबर होती है सिग्मा के। और सिग्मा एक्चुअली क्या होती है बच्चों, सिग्मा होती है हमारी चालकता। सिग्मा क्या होती है, सिग्मा होता है चालकता, आधा ना नहीं, सिग्मा बोल देंगे इसको, है ना, इसको हम बोलते हैं चालकता। ठीक है ना, इसको अपन बोलते हैं चालकता या विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। खत्म। ओहो, ई आधा कैसे रह गया, यही है ओम के रूम का सूक्ष्म रूप। ये फाइनल फॉर्मूला बहुत आसान सा डेरिवेशन है, 4 स्टेप का डेरिवेशन है। I इज इक्वल टू एनएवीडी करा, ए को नीचे लेकर आ गया, तो J इक्वल्स टू एनईवीडी हो गया, फिर वीडी की जगह ई टाउ अपॉन एम रखा, कुछ नहीं करा, एनी स्क्वायर टाउ अपॉन एम को सिग्मा बोल दिया, हो गया डेरिवेशन, बस। हाँ, इसका सदिश रूप लिखना हो, इसका सदिश रूप कितना हो जाएगा, J की दिशा E की दिशा में होती है, इसलिए J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर। माइनस माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि धारा जो होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बहती है। ठीक है, तो जो धारा घनत्व होगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा। ओके, तो ये हमारा आ गया फाइनल फॉर्मूला। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अच्छा एक चीज यहां पर मैं आपको और बता दूं, नोट के फॉर्म में आप लिख लीजिए, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, वैसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, 1 अपॉन प्रतिरोध को अपन बोलते हैं G, 1 अपॉन प्रतिरोध यानी 1 अपॉन R को अपन बोलते हैं G, इसको अपन बोलते हैं चालकत्व, चालकत्व। ठीक है ना, तो जैसे 1 अपॉन R चालकत्व होता है, वैसे ही 1 अपॉन प्रतिरोधकता जो अपन अभी पढ़ेंगे 1 अपॉन रो, उसको अपन बोलते हैं सिग्मा, चालकता, चालकता। जैसे रो का एक और नाम होता है विशिष्ट प्रतिरोध, वैसे इसका एक और नाम होता है आपका विशिष्ट चालकत्व।
बस जैसे उसका नाम पड़ा वैसे इसका नाम पड़ा, इसका एक और नाम है ना, विशिष्ट प्रतिरोध, वैसे इसका नाम है विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व। ठीक है ना, वैसे अपन आगे देखेंगे इसको, डोंट वरी। ओके, तो आई होप यहां तक सबको समझ आ गया होगा। मेन दो ही अपन ने फॉर्मूले पढ़े, V इक्वल्स टू आई आर, और एक अपन ने पढ़ा J इक्वल्स टू सिग्मा ई। J इक्वल्स टू सिग्मा ई का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, V इक्वल्स टू आई आर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 10वीं कक्षा में आ चुका। ठीक है, तो कुछ नया पूछेगा आपसे बोर्ड। चलिए, अब जो अपन यहां से एक टर्म निकाली प्रतिरोध, तो ये प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करती है वो देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करती है। उसके अंदर भी दो चीजों को अपन डिफाइन करेंगे, कारकों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। पहला, जब तापमान नियत रहे तब, जब तापमान नियत रहे तो दो चीजों पर निर्भर करेगी। पहला है चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर, और दूसरा चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ओके, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। और दूसरा खुद ये तापमान पर निर्भर करती है। तो हमारा प्रतिरोध दो चीजों पे बेसिकली निर्भर करता है। पहला, जब ताप नियत हो तो चालक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, और दूसरा चालक तार की तापमान पर यह निर्भर करता है। दो चीजों पर हमारा प्रतिरोध वेरी करता रहता है। ठीक है, चलिए पहले अपन बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में, प्रतिरोध के बारे में। जब वो चालक तापमान नियत रहे, तो जब तापमान नियत रहेगा, नियत रहे, तो ये आपका चालक तार है ना, जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही है ऑब्वियसली। मान लीजिए इसकी लंबाई L ले ली अपन ने, और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये होगा हमारे पास A। ठीक है ना, तो A यहां पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, L इसकी लंबाई है। तो अगर आपकी चालक तार का तापमान नियत रहे तो जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। अब देखो, बहुत सिंपल सी और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। ये रोड है, ठीक है, ये रोड है ना। रोड में जगह जगह गड्ढे हैं, या चलो बैरिकेटर्स लगे हुए हैं, वो बैरिकेटर्स लगा देते हैं। ये बैरिकेटर्स लगे हुए हैं, आप गाड़ी चला रहे हो, धूम मचाले वाली, ऐसी कौन सी गाड़ी होती है सर, इतनी गंदी गाड़ी, इससे अच्छी ड्राइंग तो मेरा नर्सरी क्लास का भाई बना लेता है। तो ये भाग रही है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी बैरिकेटर्स मान लो कम है तो हमें कम बैरिकेटर्स का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं इस चालक तार की लंबाई को बढ़ा दूं, ये लो मैंने बढ़ा दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने चालक तार की लंबाई को बढ़ाया, मतलब इस पाथ की लंबाई को बढ़ाया, ऑब्वियस सी बात है अब आपको पहले से ज्यादा बैरिकेटर्स का सामना करना पड़ेगा। तो प्रतिरोध के साथ भी सेम चीज है। अब जितना लंबा चालक तार लोगे, आपका इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा स्थिर आयनों से टकराएगा, और जितने ज्यादा स्थिर आयनों से टकराएगा उतना ही ज्यादा उसकी गति का लॉस होगा, गति का ह्रास होगा। ठीक है ना। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, चालक तार का प्रतिरोध जो है वो किस पर निर्भर करेगा, चालक तार की लंबाई पर। जितना लंबा वायर उतना ज्यादा प्रतिरोध। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई। तो चालक तार की लंबाई के सीधे समानुपाती है। जैसे जैसे आप आर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे, सॉरी, जैसे जैसे लंबाई बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज, प्रतिरोध सीधे समानुपाती है आपके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। ओके, सॉरी,
सीधे समानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के सीधे समानुपाती, यानी ए के सीधे समानुपाती। अब देखिएगा हमारे पास दो रोड है, ये पहली रोड है और ये दूसरी रोड है, ठीक है ना। आप वही सेम बैरिकेटर्स लगे हुए, कुछ अलग नहीं है इनमें, जैसे पहले बैरिकेटर्स, दोनों की लंबाइयां सेम ही है, दिखने में अलग लग सकते लेकिन है सेम ही, ठीक है ना। अब यार मेरे को एक बात बताओ, यहां पे सिर्फ एक ही गाड़ी का ऑप्शन था कि आपकी एक ही गाड़ी जा सकती है, यहां पे यार पॉसिबिलिटी की एक से ज्यादा गाड़ियां चली जाए, हो सकता है दो गाड़ियां एक साथ चली जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर सीधी सीधी ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है कि यार जैसे ही मैंने रोड की विड्थ को बढ़ा दिया, रोड की चौड़ाई को बढ़ा दिया, अब जहां पहले एक ही गाड़ी घुस के जा पा रही थी वहां पे दो गाड़ियां एक साथ पैरेलल चलती रहेगी, कोई टेंशन नहीं आएगी हमें। तो भाई चालक तार का जब आप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाते हो तो पहले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजीली जा पाते हैं, जब पहले से ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे धारा का मान बढ़ेगा, और अगर धारा का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान हमेशा घटता है। एक चीज ध्यान रखना, धारा जो होती है और प्रतिरोध जो होता है वो एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती होता है, पर वोल्टेज कांस्टेंट रहना चाहिए। तो जैसे जैसे पीछे वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लो, जो अपन ने पढ़ा था, कहां गया, यहां पर देखो आई आर की व्युत्क्रमानुपाती, अगर वी कांस्टेंट रख दूं तो मैं, तो अगर आपका आर आई जो है वो बढ़ रहा है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने से, ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाने से धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं जो आपका आर है वो एल के ए के व्युत्क्रमानुपाती है, ये समीकरण नंबर तो जो आपका तार का प्रतिरोध है वो दो चीजों पर निर्भर करता है। अगर तापमान नियत रहे, कंडीशन ध्यान रखना, हम तापमान को चेंज नहीं कर रहे हैं, तार गर्म नहीं होना चाहिए, अगर आपका तार गर्म हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर हम मान के चलें कि तार का तापमान नियत है तो उस केस में वो दो चीजों पर निर्भर करेगा। तो अगर मैं समीकरण 1 और 2 को कंबाइन कर दूं, हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, कि जो आर होता है वो सीधे समानुपाती होता है एल बाय ए के। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जो होता है रो, जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा बच्चों रो, इस रो को हम बोलते हैं रो, सिंबल का नाम रो है ना, सिंबल का नाम क्या है, आर एच ओ, स्पेलिंग होती है इसकी आर एच ओ, हिंदी में इसको बोलते हैं रो। यहां पर इसका नाम है प्रतिरोधकता, या एक और नाम है इसका विशिष्ट प्रतिरोध, ये 10वीं कक्षा में पढ़ा था, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है ना। ये जो प्रतिरोधकता होती है ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, ना कि चालक तार की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। नोट लिखेंगे अपन, रो पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, कि प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि चालक की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं एल्यूमिनियम और कॉपर को कंपेयर करूं तो दोनों का प्रतिरोधकता अलग होगी, लेकिन अगर मैंने दो कॉपर के वायर की को कंपेयर कर रहा हूं, मतलब एक मोटी एक पतली है, डजंट मैटर, दोनों की प्रतिरोधकता सेम ही होगी। प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है, प्रतिरोधकता नहीं होगी। तो यहां से अपन रो का फॉर्मूला निकालते तो रो का फॉर्मूला हो जाएगा आर ए बाय एल, बहुत आसान है, एल भाग में था गुणा में चला गया, एल गुणा में था भाग में आ गया। यहां से हम निकालते हैं इसका मात्रक, बहुत आसान है, इसका मात्रक होता है ओम, इसका मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल को इसमें मापोगे और इसको मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, इसका मात्रक आ गया ओम। ठीक है ना, ओम मीटर, इसका मात्रक क्या आ गया, ओम मीटर। ठीक है, इसका मात्रक क्या आ गया बच्चों, ओम मीटर, ध्यान रखना। आ गया इसका मात्रक ओम मीटर।
ठीक है बच्चों, तो यहां तक तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ये हम बचपन में भी पढ़कर रहे हैं 10वीं कक्षा में। अब जो नई चीज है हमारे पास, पहला है चालकत्व। जैसे मैंने आपको बताया था, चालकत्व जो होता है वो G होता है, जो बराबर होता है 1/r के। तो उसका मतलब हमारे पास हो गया ओम इनवर्स, ठीक है ना, इसका मतलब हो गया ओम इनवर्स। और दूसरा हो गया बच्चों विशिष्ट चालकत्व, या जिसको हम बोल सकते हैं चालकता। ये होता है बच्चों हमारा सिग्मा, ये बराबर होता है 1/ρ के। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास 1/ओम मीटर, यानी इसका मतलब हो गया ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसका मतलब हो गया ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अच्छा, इस ओम इनवर्स को आप महो भी बोल सकते हो, MHO, ठीक है ना, या साइमन बोल सकते हो। तो आई होप यहां तक सबको समझ आ गया होगा। तो जैसे प्रतिरोध बढ़ने पर पदार्थ के अंदर विद्युत धारा का मान घटता है, वैसे चालकत्व बढ़ने पर पदार्थ के अंदर या चालक में विद्युत धारा का मान बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये विद्युत धारा के सीधे समानुपाती होता है। ये केमिस्ट्री में है, वैसे फिजिक्स में नहीं, पर मैंने आपको बता दिया क्योंकि कहीं कहीं जगह लिखा होता है। तो आई होप यहां तक सबको समझ आ गया होगा। एक चीज और है, वो ये है, अभी अपन पीछे सिग्मा का एक फॉर्मूला देखकर आए थे। सिग्मा का फॉर्मूला था N²τ/m। तो अगर आपसे कोई पूछे रो का फॉर्मूला बताओ, तो रो का एक फॉर्मूला तो ये रहा। एक और फॉर्मूला मैं आपको और बता देता हूं। सिग्मा का फॉर्मूला था Ne²τ/m। तो रो का फॉर्मूला हो जाएगा 1/सिग्मा। जैसे सिग्मा 1/रो के बराबर है, तो रो भी 1/सिग्मा के बराबर हो सकता है, क्या फर्क पड़ना उसमें। तो ये हमारे पास हो गया m/Ne²τ। ध्यान रखना है फॉर्मूला पे, एक का आया था तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अब देखते हैं एक प्रश्न। दो एक ही प्रकार के चालक तार की लंबाइयां क्रमशः, या लंबाइयों का अनुपात लिख लो, चालक तार की लंबाइयों का अनुपात अनुपात 2:1 है, तब उनकी प्रतिरोधकता का अनुपात होगा, तब उनकी प्रतिरोधकता का अनुपात होगा। पहला ऑप्शन 2:1, दूसरा ऑप्शन 1:2, तीसरा ऑप्शन 1:1 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आप इसको किसी का भी मान लो, आप इसको बोर्ड का प्रश्न मान लो, आप इसको आपके नीट का प्रश्न मान लो, आप इसको इसके जेई मेंस का प्रश्न मान लो, सब करेक्ट है। चलिए फटाफट से बताइए, आप लोगों के लिए ऑप्शन डाल देते हैं। क्या लिखा है सर, आप लिखते हैं लेंथ पर तो नियत क्यों लिखते हैं, समझा नहीं मैं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, A, B, C, D। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, A, B, C या D। देखें कौन सा बच्चा आंसर करेक्ट कर पाता है। चलिए पोल में अब बंद कर रहा हूं, बहुत सारा टाइम दे दिया मैंने आपको, यहाँ मैं पोल को एंड करता हूं। और अब बड़े अफसोस की बात है, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मोस्टली बच्चों ने आंसर गलत दिया है। एज एक्सपेक्टेड मोस्टली बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है गलत। जरा ढंग से पढ़िए, मैंने आपसे किसका अनुपात पूछा था, मैंने आपसे प्रतिरोधकता का अनुपात पूछा था, मतलब मैंने आपसे रो का अनुपात पूछा था, और मैंने दिया है
लंबाइयों का अनुपात। प्रश्न में पहली लाइन ही लिखी थी, दोनों एक ही प्रकार की चालक तारे हैं, मतलब अगर पहला कॉपर का है तो दूसरा भी कॉपर का होगा, पहला एल्यूमिनियम का तो दूसरा एल्यूमिनियम का ही होगा। और पीछे एक नोट बड़े ही ढंग से मैंने लिखवाया था कि रो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि उसकी लंबाई, ना कि चालक की लंबाई एवं अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर। मतलब अगर आप दोनों कॉपर के वायर लेते हो तो दोनों की प्रतिरोधकता सेम ही होगी। अगर एक एल्यूमिनियम एक कॉपर लेते हो तो दोनों की प्रतिरोधकता अलग अलग होगी। रो जो होता है वो चालक तार की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। तो ये डेटा सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दिया गया है, इसका यहां पर कोई लेना देना है ही नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सी, 1:1। ठीक है ना, ये आप देख लो। नीट में भी आपको इस बार नीट का पेपर भी ऐसे कोई टफ नहीं है, आप देख लो, खुद देख लेना पहले। कुछ प्रश्न तो आप खुद ही हल कर पाओगे, मतलब आप 12th पढ़ लो, जिन्होंने 11th ढंग से पढ़ी वो 11th के क्वेश्चन देख लेना, हल हो जाएंगे यार। एक वेंचुरीमीटर पे क्वेश्चन आया था, वेंचुरीमीटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, हद हो गई यार। है अभी एक अपन ने वो अलग करा था, क्या बोलते हैं अपना, कैपेसिटर वाला करा था, है ना, धारिता वाला क्वेश्चन करा था, इतना फर्जी से धारिता का क्वेश्चन आया था। तो नीट वाले एस्पिरेंट्स के लिए इतनी फिजिक्स मुश्किल नहीं, बस वही वाली बात है कि उनकी थोड़ी मैथ वीक होने की वजह से वो ज्यादा नहीं कर पाते। बट पेपर वॉज क्वाइट ईजी, जो नीट का पेपर कल परसों हुआ था, नहीं कल हुआ था, सॉरी संडे था ना, कल हुआ था पेपर। ठीक है, तो पेपर वॉज क्वाइट ईजी, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बहुत आसान से पेपर आया था। तो आप लोग भी जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं गारंटी जेई मेंस और नीट तक की दे सकता हूँ, एडवांस की नहीं दे सकता आपको, सीधी सी बात है। ठीक है, तो उसमें इतने हाई लेवल के प्रश्न नहीं पूछे जाते, आप आराम से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, चलिए। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, नीट वालों का सिलेक्शन नहीं होने के पीछे रीजन होता है उनकी फिजिक्स लेट होती है। केमिस्ट्री में अच्छा कर लेते हैं क्योंकि नीट वाले बच्चे या बायोलॉजी वाले बच्चों की केमिस्ट्री अच्छी होती है। ठीक है ना, क्रैम ज्यादा करना होता है। बायोलॉजी तो वही है भाई, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मेन तो उनका बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तो बायोलॉजी स्ट्रांग होनी पड़ती है, तो लटकते हैं सिर्फ फिजिक्स की वजह से। 180 नंबर की सीधी सीधी फिजिक्स आती है, 180 नंबर की केमिस्ट्री आती है, और बच्चे में 360 नंबर की बायोलॉजी आती है, बॉटनी और जूलॉजी अलग अलग आती है। ठीक है ना, चलो, तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों 1:1। अब शायद आप सबको समझ आ गया होगा, 1:2 ना बोलो प्लीज, अभी भी बोल रहा हूं 1:2 ना बोलिए। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, वो आप ढंग से देखेंगे। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बता रहा हूं, ये आपकी न्यूमेरिकल्स हेल्प करने में काफी वो करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी हेल्प करेंगे। अगर किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नियत है, पहला, यदि ए नियत हो, मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नियत हो, तो उस केस में R1/R2 जो है वो किसके बराबर होगा, L1/L2। सब जानते हो कैसे लिखा मैंने ये, क्योंकि R सीधे समानुपाती होता है L के, तो अगर आप R बढ़ाओगे तो L भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर A क्योंकि नियत हो गया, इसलिए R1/R2 किसके बराबर हो गया, L1/L2 के। ये लो, हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि ए नियत हो, पहले सॉरी, यदि एल नियत हो, तो उस केस में आर व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा ए के, और अगर कोई चीज दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती होती है तो R1/R2 किसके बराबर होता है, A2/A1। ध्यान रखिएगा हर केस में प्रतिरोधकता नियत ही रहेगी, रहेगी 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 रहेगी, बार बार बोल रहा हूं एक ही चीज, प्रतिरोधकता, चालक तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तापमान मापन किसी पे भी निर्भर नहीं करते, सिर्फ पदार्थ के सॉरी ताप पर निर्भर करती है, लेकिन चालक तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बनी ताप पर तो करती है। ठीक है, टेम्परेचर पे करती है, उसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो दो फॉर्मूले तो आई होप सबको समझ आ गए होंगे। अगर दोनों ही वेरिएबल हो, मतलब दोनों ही नियत ना रहे, यदि L व A दोनों अनियत हो, मतलब दोनों ही चेंज हो रहे हो, अनियत का मतलब हो गया वेरिएबल हो, तो उस केस में R1/R2 बराबर हो जाएगा L1/L2 गुणा A2/A1। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है,
अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसपे बढ़िया बढ़िया प्रश्न बन सकते हैं। वो है यदि किसी चालक तार को प्रारंभिक लंबाई का n गुना खींचा जाता है, n गुना, या प्रारंभिक लंबाई का खींचकर, ऐसे लिख दो, तार को खींचकर प्रारंभिक लंबाई का n गुना कर दिया जाए, n गुना कर दिया जाए। जैसे मान लो चालक तार थी, मान लो 1 मीटर लंबी वायर है, खींच के 2 मीटर लंबी वायर कर दिया, 1.5 गुनी लंबी वायर कर दिया, 3 गुना लंबा वायर कर दिया, तो उस केस में प्रतिरोधकता कैसे, प्रतिरोध कैसे चेंज होगा वो देखना है अपने को। बहुत आसान है। मान लो ये चालक तार है, छोटा कर देते हैं इसको थोड़ा सा, जिसकी लंबाई बच्चों L है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। आपने इसको खींच दिया, खींचने से ऑब्वियस ही बात है इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो चेंज हो गया होगा, है ना, पतली हो गई होगी वायर पहले से। लेकिन मैं बोल रहा हूँ लंबाई पहले की n गुना होगी, मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, कितनी भी हो सकती है, बट हाँ n गुना होगी। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमें नहीं पता कितना है, मान लेते A'। एक चीज जो इनमें कांस्टेंट रहेगी बच्चों वो इनका आयतन, क्योंकि हम कभी भी किसी चीज को एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट करते हैं तो उनका आयतन नियत रहता है। तो जब इसको खींच करके कुछ इस तरीके से कर दिया जाता है तो आयतन दोनों का नियत रहेगा। इसका आयतन आएगा A × L, इसका आयतन आएगा A' n × L। यहां से आप A' का मान निकाल सकते हो, या एक काम करो, इसको बोल दो A1 आपका A ही है, L1 आपका L है, A2 आपका A' है, और L2 आपका NL है ना। इससे इसमें कन्वर्जन कर दिया। तो जैसे मैंने आपको बोला आयतन तो नियत ही रहना है, तो AL किसके बराबर हो जाएगा, या L1, जो कि लिख देता हूं पूरा, आयतन नियत रहेगा, तो अपन बोल सकते हैं A1 L1 = A2 L2। तो इस हिसाब से A1 हमारे पास कितना A है, L1 L है, A2 तुम्हारा A' और ये तुम्हारा NL है। ठीक, तो हम यहां से बोल सकते हैं A1/A2 = L2/L1, या L1/L2 = A2/A1। और इस हिसाब से बोलोगे तो L1 L है, L2 तुम्हारा NL हो गया, A2 तुम्हारा A' है, और ये हमारा A हो गया। ठीक, तो इसके हिसाब से आप बोल सकते हो R1/R2 हमारे पास हो गया L1/L2 × A2/A1। तो इसको आप लिख सकते हो, या तो आप लिखो L1/L2 का होल स्क्वायर। कैसे लिखा, क्योंकि A2/A1 की जगह मैंने कितना रख दिया, L1/L2, या फिर आप इसको लिख दो A2/A1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। इसके हिसाब से एक रिजल्ट पे अपन पहुंचते हैं, क्योंकि जो दूसरी लंबाई और प्रारंभिक लंबाई की n गुना हो गई, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं R1/R2 बराबर हो गया, L1 तो L था और L2 NL हो गया, प्रारंभिक लंबाई का n गुना। तो इस हिसाब से R1/R2 किसके बराबर हो जाएगा, L2/n2 L2 से L2 कट गया, R2 प्रारंभिक लंबाई का n² गुना हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट IMP। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, बाकी स्टार्टिंग के तो थे ही जो, ठीक है ना।
अगर अपने को लंबाइयों का अनुपात दे दिया भाई, किसी तार को खींच करके प्रारंभिक लंबाई का दुगुना तिगुना कर दिया या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इतना कर दिया, तो आप इसका यूज कर सकते हो। अदरवाइज डायरेक्ट बोले तो इसका, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं तो अच्छे समझ आ जाएगा। यदि किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है एवं इसे खींचकर इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की दुगुनी कर दी जाए, तब नया प्रतिरोध होगा। अच्छा, डेरिवेशन वेरिएशन इसका कुछ काम का नहीं है, मेन चीज आपको फॉर्मूला याद करना है, वो भी किसके लिए, कंपटीशन के लिए। बोर्ड में भी नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। पहला 10 ओम ही रहेगा, दूसरा 20 ओम हो जाएगा, तीसरा 40 ओम हो जाएगा, और चौथा 2.5 ओम हो जाएगा। चलिए बताइए बेटा, फॉर्मूला फिर कह रहा हूं, काम मतलब फॉर्मूला काम का है, छुट्टी कर रहा हूं, बस लास्ट ही क्वेश्चन है। जल्दी से मुझे बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ए, बी, सी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, जल्दी से बताओ मुझे इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, ए, बी, सी या डी, बताइए। हाँ बेटा, पोल ही तो क्रिएट करा है। बी गलत, करेक्ट है। अच्छा, बेटा इंटरेस्ट नहीं था उसमें, इसलिए नहीं करी प्रिपरेशन उसकी। सी फॉर कैट, क्या बात है, मोस्टली बच्चों ने करेक्ट आंसर दे रहे हैं बोलने में तो, और वैसे 44% बच्चे इसके साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाओ, आपको समझ आ जाएगा हल क्या है। n का मान सीधा सीधा बोला 2, क्योंकि डबल करने के लिए बोला है, तो R2 का मान कितना हो गया, पहले का 4 गुना हो जाएगा, मतलब सीधा सीधा हो गया 40 ओम। ये आपको तभी आएगा जब आप फॉर्मूला याद करोगे, ठीक है। जो लंबाई है वो जो प्रतिरोध है प्रारंभिक का कितना हो जाएगा, 4 गुना, क्योंकि आपने खींच करके डबल कर दिया। डबल कर दोगे तो 4 गुना, 3 गुना कर दोगे तो 9 गुना हो जाएगा, खींच करके 4 गुना लंबाई कर दोगे तो 16 गुना हो जाएगा, 5 गुना कर दोगे तो 25 गुना हो जाएगा, ब्ला 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 एंड सो।